दोस्तों आज की कहानी में हम बात करेंगे मुंबई के ब्लास्ट की, जो सन 2006 में हुआ था। और उसी में एक आरोपी थे वाहिद शेख। 9 साल के बाद में जेल से छूटे हैं और वो द वायर में बात करते हुए, हालांकि दोस्तों उसमें 13 आरोपी थे, जिसमें एक आरोपी की जेल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। और उनमें से 12 आरोपियों में से एक आरोपी थे वाहिद शेख। वाहिद शेख 9 साल के बाद में छूट गए थे। वो उनके ऊपर कोई केस नहीं, ऐसा एटीएस को और मुंबई पुलिस को, ऐसी जितनी तमाम एजेंसीज हैं, सबको उनके ऊपर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उनको 9 साल के बाद छोड़ दिया गया था। दोस्तों ये मुंबई का शाम के वक्त था, जब ये मुंबई की लोकल ट्रेन खचाखच भरी रहती है, सब लोग अपने अपने कामों से अपने वापस अपने घर जाते हैं। उस समय का भीड़ भाड़ का समय था। उस समय करीब 11 मिनट के अंदर 7 ऐसी सिटी के अंदर लोकल ट्रेनों में बम ब्लास्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू मुंबई पुलिस, उसमें कमोबेश करके 200 लोग मारे गए और करीब 700 लोग जख्मी हुए हैं। और उन्हीं में एक आरोपी वाहिद शेख थे। वाहिद शेख को तत्काल रूप से गिरफ्तार नहीं किया गया था। वाहिद शेख बता रहे हैं द वायर से बात करते हुए कि वो एक टीचर थे और वहाँ को बच्चों को पढ़ाते थे। करीब ये बम ब्लास्ट होने के 3 महीने के बाद में उनको वाहिद शेख को गिरफ्तार किया गया था। वो इस बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया था कि वाहिद शेख इससे पहले भी एक आतंकवादी और एक ऐसे संगठन से उनका नाम जुड़ा हुआ था, जिसको इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादी ऑलरेडी घोषित कर चुकी थी, जिसका नाम सिमी ग्रुप था। सिमी ग्रुप में पहले भी उनका नाम जोड़ा गया था, जिससे पहले भी उनको कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें और अदालत ने और मुंबई पुलिस ने उन्हें सिमी ग्रुप से भी उन्हें बाकायदा बरी कर दिया था। लेकिन उसी को देखते हुए पुलिस वाहिद शेख को भी उठाती है और उनसे भी पूछताछ करती है। शुरुआती दौर में तो वाहिद शेख से जो पूछताछ होती है, वो कहते हुए पुलिस वाले उठाते हैं कि आपको सिर्फ इस मामले में इसलिए उठाया जा रहा है कि आप इसे हमारी जांच में इसमें सहयोग करें। और वाहिद शेख मान जाते हैं और मानने के बाद उन पुलिस वालों और जांच एजेंसियों की जांच में सहयोग करते हैं। यह शुरुआती दिनों की गिरफ्तारी की बात है, जब उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। लेकिन पुलिस और एटीएस और तमाम ऐसी एजेंसियों को जब वक्त बीतते गया और कोई ऐसा सबूत नहीं मिल पाया, कोई जो असल क्राइम करने वाला था, तो असल आरोपी था जो बम ब्लास्ट किया था, वो उस तक जब एटीएस और तमाम जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाती है, तब ये वहां पर मुख्य आरोपी और इनको बना देती है, वाहिद शेख को बनाती है। ऐसा वाहिद शेख द वायर से बात करते हुए उन्होंने कहा है। द वायर को पढ़ते हुए आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द वायर से बात करते हुए वाहिद शेख कहते हैं कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में जब वो आरोपी नहीं मिल पाए, तब उनको जब मुख्य आरोपी बनाकर उनको कोर्ट के सामने रखा गया। और उससे पहले जो रिमांड पुलिस की रहती है, वो रिमांड की जो यातनाएं होती हैं, जो उसकी पीड़ा होती है, वो वायर से बात करते हुए वाहिद शेख कहते हैं कि बड़ा ही भयानक था और बड़ा ही दर्दफुल था, क्योंकि वो इस चीज से एग्री नहीं थे कि मैं आरोपी बनूं। लेकिन पुलिस का रवैया और पुलिस का प्रेशर ऐसा था कि आप इसको कबूल करें, आप इस पे साइन करें, अन्यथा आपके घर वालों को सबको परेशान किया जाएगा, आपके घर वालों को भी इसमें आरोपी बना दिया जाएगा। पुलिस और एटीएस अलग अलग तरीके से धमकियां देने लगी। इससे वो थक हार कर लास्ट में वो कबूल कर लेते हैं कि मैं ही किया हूँ और मैं ही उकरा हूँ, और उनको जेल में कर दिया जाता है। दोस्तों ये वाहिद शेख की अकेले कहानी नहीं है, ऐसे 13 लोग उसमें हैं, जिसमें एक ऑलरेडी पहले जेल पीरियड के दौरान वो मर गए। एक व्यक्ति और उनके साथ में थे, जिनका नाम साजिद था। साजिद भी उस आरोपियों में एक आरोपी थे, जिनको मुंबई हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। इसमें पहले वाहिद शेख को पहले ही बरी कर दिया गया था, अभी इन 11 को और बरी कर दिया गया है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा। उन्हीं में से एक आरोपी थे साजिद से बात करते हुए एक ह्यूमन राइट्स के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बात करते हुए एक आर्टिकल लिखा, और वो आर्टिकल में साजिद बहुत ही ऐसी बातें बताते हैं जो इससे पहले किसी और मीडिया हाउसेस और खबर को नहीं छापा है, लेकिन द वायर में इसकी खबर को प्रकाशित किया गया है। दोस्तों वाहिद शेख बताते हैं कि मैं उस समय एक शिक्षक था और मेरे साथ में और भी एक लड़का था, जो उस समय एक अस्पताल में नर्स का काम करता था। और ऐसे लोग थे कि जो सब्जी का और वेजिटेबल का व्यवसाय करते थे। बहुत ऐसे उसमें 1-2 लड़के ऐसे थे जो मोबाइल का कारोबार करते थे, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते थे, मेंटेनेंस का काम करते थे और सेलिंग का काम करते थे। उसी में एक लड़का जो मोबाइल का काम करता था, आज से 19 साल पहले जब वो मोबाइल का काम करता था, उसको मोबाइल के बारे में पूरी नॉलेज थी। लेकिन आज 19 साल बाद निकल कर आता है तो उसे ये तरीका नहीं मालूम है कि कैसे मैसेज व्हाट्सएप पे किया जाता है, कैसे ईमेल भेजा जाता है। ये बात वो वाहिद शेख बता रहे हैं कि वो हमसे अक्सर आके पूछता है। सालों के बीच में खाली वो लड़का नहीं बदला, मैं नहीं बदला, ये केस नहीं बदला, पूरी दुनिया बदल गई है। 19 साल पहले वो चीजें नहीं थी जो आज है।
उनमें से ज्यादातर लोग शादीशुदा नहीं थे। उनमें से एक ही लड़की की शादी अभी हुई थी, जो अभी कुछ महीने पहले हुई थी, और वो खुशहाल जिंदगी अपने परिवार के साथ जी रहा था कि लेकिन अचानक एक दिन रात में पुलिस पहुंचती है और उसको अरेस्ट करती है और उसको भी इसी केस में आरोपी बनाती है। वो लड़का 19 साल बाद निकल के आया। वो बता रहा है कि जब मेरी शादी हुई थी अभी कुछ ही महीना पहले हुई थी, और जब मैं जेल में गया था उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और मैं अब निकल के आया तो मेरी 19 साल की बच्ची है। वो 19 साल में कितना अंतर आप देख रहे हैं। मैं चाहता था कि मेरी बच्ची भी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अब लेकिन 19 साल के बाद आया तो मेरी बच्ची बहुत बड़ी हो गई है। अब मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई ऐसी आर्थिक सोर्स नहीं है, कोई ऐसा पैसा नहीं कि मैं उसकी शादी कर दूं। मेरा जीवन जीने के लिए भी बड़ा मुश्किल है। दोस्तों, वो आगे अपनी पीड़ा बताते हैं कि आप उस पत्नी से पूछिए, उस वाइफ से पूछिए जिसने लगातार 19 साल तक अपने पति का इंतजार किया, अपने हस्बैंड का इंतजार किया, वो इस उम्मीद में कि उसका पति निर्दोष है, वो एक दिन पलट कर आएगा। आप उस बच्ची से पूछिए जो बच्ची के पैदा होते ही उसके बाप ने जेल की सलाखों के पीछे चले गए थे, और लगातार 19 सालों से अपने बाप की इंतजार कर रही है, ये सोचते हुए कि उसका बाप निर्दोष है, वो छोड़ के आएगा। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं, ऐसी कई चीजें हैं कि जो आपको आजू बाजू में हर दिन दिखाई देगी कि सिस्टम कितना कठोर हो गया है कि जो मुख्य आरोपी है वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। उसमें कई ऐसे निर्दोष हैं, सालों तक सलाखों के पीछे रहते हैं। दोस्तों, साजिद अंसारी से वो जो मानव अधिकार कार्यकर्ता है, जब वो पहली बार उनसे मिलते हैं और फ्लाइट के अंदर मिलते हैं, तब उनको ये पता चलता है कि ये साजिद अंसारी पिछले दिनों जेल से छूट कर आए हैं, जिन्होंने मुंबई हाईकोर्ट ने बेइज्जत बरी किया है। ये वही साजिद अंसारी हैं जो 2006 के मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी थे। जब ये मानव अधिकार की इच्छा होती है कि और उनसे बात किया जाए, तब ये और बात करते हैं, वो पूछते हैं, और साजिद अंसारी ये बताते हैं उस मानव अधिकार कार्यकर्ता से, कहते हैं ये मेरी पहली फ्लाइट है 19 साल के बाद में। 19 साल पहले मैंने फ्लाइट में बैठा था। तो मानव अधिकार कार्यकर्ता कहते हैं कि आप 19 साल पहले फ्लाइट में जो बैठे थे उस किस काम के लिए बैठे थे? तब वहां पर साजिद अंसारी रिस्पॉन्ड करते हुए कहते हैं 19 साल पहले जब ये बम ब्लास्ट हुआ था, तब यहाँ पर एटीएस उनको नार्को टेस्ट करने के लिए बंगलौर लेके आती थी, तो उस फ्लाइट के दौरान आती थी। उस समय मैं फ्लाइट पे बैठा था और आज की डेट में मैं फ्लाइट पे बैठा हूँ। दोस्तों, ये मानव अधिकार कार्यकर्ता आगे बात करता है साजिद अंसारी से और कहता है कि आप क्यों नहीं, अब आप जेल से छूट गए तो क्यों ना आप सरकार से मुआवजा की अपील करते हैं। तो उसमें साजिद अंसारी कहते हैं कि कौन सी दुनिया की मुआवजा है, कौन सा वो दुनिया में मुआवजा है जो हमको दे सके। वो 19 साल हमारी जिंदगी का कौन लौटा सकेगा? मैं अभी यंग था जब मुझे गिरफ्तार किया गया है, वो मेरी एकदम पीक की जवानी थी, वो जवानी मेरा कौन लौटाएगा? वो मेरा परिवार कौन लौटाएगा? इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ चली गई, जिनके किसी के बाप चले गए, किसी का भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी की पत्नी चली गई, वो जिंदगी कौन लौटाएगा? मानव अधिकार के कार्यकर्ता आगे साजिद अंसारी से बात करते हैं कि आप 19 साल जेल में हैं, क्यों ना आप कोर्ट में एक पिटीशन डालें अपने मुआवजा के लिए, सरकार से ये अपील करें कि आपको 19 सालों के बदला 19 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो उसमें साजिद अंसारी रिप्लाई करते हैं कि मुझे कोई भी मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरीके की कोई मुआवजा नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि ये सरकार और ये सिस्टम या और जांच एजेंसियां ऐसे लोगों को न प्रताड़ित करे, ऐसे लोगों की जिंदगी मत खराब करे। 20-20 साल, 15-15 साल, 25-25 साल जेलों के पीछे रखकर कि जो एकदम निर्दोष है, जो इस काम में, इस कृत्य में, इस घिनौने काम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, ऐसे मत इन्वॉल्व कराए कि उनकी जिंदगी खराब हो जाए। हमारी बस यही मुआवजा है कि फिर कोई साजिद अंसारी दोबारा ऐसे केस में अपनी जिंदगी मत बर्बाद हो, उसकी जिंदगी मत बर्बाद हो। हम ऐसे सिस्टम से, ऐसे जांच एजेंसियों से, ऐसी सरकारों से हम यही अपेक्षा रखते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।